डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम आपसे अरिस्टोटल के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में प्लेटो के जीवन, उनकी पुस्तकें, उनके दर्शन, साम्यवाद आदि के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की थी। नेक्स्ट चैप्टर के रूप में अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी कहा जाता है, प्रमुख जो यूनानी विचारक है या जो दार्शनिक है, उनमें सुकरात और प्लेटो के बाद में अरस्तु का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। मैक्सी ने उन्हें प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है, क्योंकि मैक्सी के अनुसार उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया है। उसे तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने जो भी अपने सिद्धांत में कहा वो तार्किक और रैशनल बातें उन्होंने कही है। कल्पना का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वे वैज्ञानिक और तार्किकता में अपने पूरे दर्शन को समाहित करते हैं। कैटलिन के शब्दों में अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यम का सर्वोच्च देवदूत है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजीरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस से लगभग 200 मील दूर उत्तर में स्थित था। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्ति थे। उनमें वो न केवल राजनीति शास्त्र के बारे में बल्कि अन्य जो विषय हैं उनके बारे में भी उन्होंने अपने दर्शन में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं फोस्टर। उन्होंने कहा है कि अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। यानी उन्होंने अपनी जो बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी, उन रचनाओं में उनके दर्शन देखने को मिलता है। कैटलिन के शब्दों में अरस्तु विद्या का श्रेष्ठतम एवं प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला और काव्य कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। उसके समस्त ग्रंथों की सही संख्या बता पाना संभव नहीं है। अर्थात वे, इनसे हम कह सकते हैं कि अरस्तु बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उन्होंने न केवल राजनीति शास्त्र के बारे में बल्कि जो हमने उपरोक्त आपको बताया उन सभी विषयों के बारे में उन्होंने लिखा अपने ग्रंथों के अंदर, और उन ग्रंथों से उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हमें मालूम होता है। अरस्तु की जो वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, परंतु उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है द पॉलिटिक्स, और द पॉलिटिक्स के कारण ही उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है, जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। इससे पहले के जो विद्वान हुए थे, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो प्लेटो हो, उन लोगों ने राजनीति को एक विज्ञान का रूप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कल्पना पे बात की थी, दर्शन शास्त्र पर बात की थी। ये पहले विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति को एक साइंस बनाने का प्रयास किया, एक रैशनल बातें इन्होंने कही। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से अलग किया, अपितु राजनीति को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास भी किया। पहले विद्वान थे, पहले राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने नैतिकता को और राजनीति शास्त्र को अलग अलग करने का प्रयास किया। नैतिकता अलग चीज़ है, राजनीति शास्त्र अलग चीज़ है। ये पहले विद्वान थे, और न केवल उन्होंने अलग किया बल्कि राजनीति को एक सर्वोत्तम विज्ञान बनाने का प्रयास भी किया। जेलर, जो कि प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स
प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। ये राजनीति विज्ञान की हमारी उसने भी है कि हम अरस्तु की पॉलिटिक्स को प्राप्त करते हैं, जो कि उन्होंने राजनीति के बारे में वैज्ञानिकता की बात कही। वैसे ही पोस्टर का कहना है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वो यही है, अर्थात पॉलिटिक्स। राजनीति यूनानी जो दार्शनिक थे उनमें सबसे अगर कोई उचित प्रतिनिधित्व करता है तो पॉलिटिक्स ही करता है। पॉलिटिक्स जो कि अरस्तु द्वारा लिखी गई उसको 8 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, 8 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है पॉलिटिक्स का, उसमें राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन है। पहला जो भाग है, पहला जो चैप्टर है, उसमें राज्य की जो प्रकृति है कि क्या प्रकृति है, क्या इसका क्षेत्र है, क्या क्या चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है राज्य की, उस चीज़ों का इसमें अध्ययन किया गया। साथ ही दास प्रथा के बारे में भी पॉलिटिक्स के पहले भाग में बताया गया कि दास कौन होते हैं, दास प्रथा उचित है और दास प्रथा क्यों जारी रखी जानी चाहिए। दूसरा भाग जिसमें प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। प्लेटो ने जो अपना दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था, उस दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य की जो आलोचना है वो अरस्तु की पॉलिटिक्स के दूसरे भाग में की गई है। तीसरा जो भाग है जिसमें प्लेटो ने करीबन 158 देशों के संविधानों का उल्लेख किया है और उनको विस्तार से इसमें बताया गया है और ये कहा गया है कि कौन सा शासन सबसे बेस्ट शासन है, सबसे अच्छा शासन किसको माना जा सकता है। पॉलिटिक्स के चौथे भाग में राजतंत्र के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के संविधानों का विवेचन किया गया है। राजतंत्र का जो वर्णन है वो तीसरे भाग में किया गया है। यानी जो चौथा भाग है इसमें ये कहा राजनीति और राजतंत्र को छोड़कर अन्य सभी संविधानों का इसमें उल्लेख किया गया है। जो पॉलिटिक्स का 5वां भाग है इसमें क्रांतियों, उसके कारण और उनके दूर करने के उपायों के बारे में बताया गया है कि क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण हैं और उनके क्या समाधान किया जाए कि जिनसे कि क्रांति का उदय नहीं हो, क्रांति का समाधान किया जा सके। पॉलिटिक्स के 6ठे भाग में उपरोक्त विषय को पूर्ण रूप से विवेचित किया गया। जो भी विषय हैं उनको पूर्ण रूप से उसका उल्लेख किया गया है। पॉलिटिक्स के 7वें भाग में आदर्श राज्य का वर्णन किया कि आदर्श राज्य अरस्तु की नज़र में क्या है, किसे आदर्श राज्य कहा जाता है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। 8वां जो भाग है पॉलिटिक्स का, उसमें आदर्श राज्य और आदर्श संविधान का विवेचन किया गया कि आदर्श संविधान किसे माना जाए। इस प्रकार अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा है और 8 भागों में अलग अलग विषयों का तार्किक रूप से उसने उल्लेख किया है, जिसका हम आगे आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ ही कर अरस्तु ने एक नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने कल्पना, आदर्शता और यथार्थ को एक साथ उल्लेखित किया है और एक नवीन राजनीति विज्ञान को इन्होंने, एक नए राजनीतिक विज्ञान का इन्होंने जन्म दिया है। यथार्थ आदर्श से कितना ही दूर क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें हम वास्तविक संविधानों, उनके मिश्रण का एक अनुभवनात्मक अध्ययन हमको पॉलिटिक्स में मिलता है। अरस्तु का जो चिंतन है, अरस्तु का जो दृष्टिकोण है, अरस्तु का जो विचार है, उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा उसका भी हम उल्लेख कर रहे हैं। अरस्तु एक मौलिक विचारक है। मौलिक विचारक, उसने जो भी बातें कही वो उसकी मौलिक सोच थी, मौलिक विचार थे। फिर भी उसका विचार दर्शन अपने युग की परिस्थितियों, अपने समकालीन व्यक्तियों और पैतृक पृष्ठभूमि से प्रभावित रहा है। अरस्तु पर सर्वाधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो का दिखाई देता है। उन्होंने प्लेटो के अधीन रह के शिक्षा प्राप्त की। अरस्तु ने यद्यपि अपनी कृतियों में प्रत्येक मोड़ पर प्लेटो का खंडन किया है, तथापि वह प्रत्येक पृष्ठ पर उसका ऋणी भी था। उसने क्या, जो प्लेटो की जितनी भी विचार थे, प्लेटो का जो दृष्टिकोण था, उसको न केवल इन्होंने आत्मसात किया बल्कि उनका इन्होंने आलोचनात्मक उल्लेख भी किया है। उनकी जो खामियां थी प्लेटो के दर्शन की, उसको भी इन्होंने उजागर किया है।
तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ता है तो उनके जो गुरु थे वो प्लेटो थे, उनका प्रभाव पड़ा है। अरस्तु लोच की भांति कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता का सिद्धांत तथा शासकों को कानून का संरक्षक और सेवक मानता है, जो कि प्लेटो ने अपने जीवन के लास्ट दिनों में लोच की जो वर्णन किया था, और लोच में जो कानून को सर्वोच्च माना गया है, कानून की जो प्रभुसत्ता है उसकी बात की गई है, उसको अरस्तु ने स्वीकार किया है। परिवार से राज्य के विकास का वर्णन करते हुए अरस्तु ने लोच की तीसरी पुस्तक का अनुसरण किया है और होमर के ग्रंथ से उद्धरण भी वही दिया है जो प्लेटो ने दिया था। पॉलिटिक्स की 7वीं 8वीं पुस्तक में वर्णित आदर्श राज्य की लोच के आदर्श राज्य से गहरी समानता है, अर्थात लोच का जो उप आदर्श राज्य है वो अरस्तु के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। अन्य दार्शनिकों की भांति अरस्तु भी अपने युग का शिशु था, अर्थात जैसे जो बच्चा होता है वो अपने तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, उसी प्रकार अरस्तु ने भी अपने समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उन सब से बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने सीखा था। अतः उसकी रचनाओं पर उसके युग का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ा है। समकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक चिंतन का आदर्श उसका नगर राज्य ही था, यानी सबसे ज़्यादा अगर तात्कालिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ा तो उसका जो नगर राज्य था, आदर्श नगर राज्य था, उसका प्रभाव पड़ा। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के निर्माण में उसकी पैतृक जो पृष्ठभूमि है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ा, यानी परिवार का और उसके माता पिता का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरस्तु में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है वो एक बड़ी सीमा तक उसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसी की देन है, अर्थात अरस्तु ने जो अपने दृष्टिकोण के अंदर जो तार्किकता और वैज्ञानिकता की जो बात कही उस पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा तो उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का उस पर प्रभाव पड़ता है। अरस्तु अपने समय के कतिपय मित्रों और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी प्रभावित हुआ है, यानी वो अपने मित्रों से और उसके जो साथ में रहने वाले जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनका भी उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। वो अपने समय के 2 शासकों हेरमियास तथा सिकंदर महान एवं शासनाधिकारी एंटीपीटर के निकट संपर्क में आया था और उन सभी का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने प्लेटो के जीवन, प्लेटो के दृष्टिकोण, प्लेटो की पुस्तकें, प्लेटो पर उस चिंतन पर उसके प्रभाव और पॉलिटिक्स का हमने विस्तार से उल्लेख किया है। धन्यवाद।